हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पर फिर एक बार हाजिर हुए हैं। यूजीसी नेट जून 2026 में जो पेपर 1 में आपका यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसके जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है भारतीय शिक्षा में जो आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, कि उनकी गुणवत्ता क्या है, प्रत्यायन और रैंकिंग का पारिस्थितिकी तंत्र ये किस तरीके से है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र, ये चार इनके क्या प्रमुख चार स्तंभ हैं, यानी कि 4 पिलर है ना। एक आपका यहाँ पर आ जाता है किसके बारे में, यहाँ पर जो आपका आएगा प्रशासनिक नेटवर्क के बारे में, यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के बारे में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इसका फुल फॉर्म है ना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हम लोग अभी पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। फिर यहाँ पर गुणवत्ता और प्रत्यायन, इसमें कौन कौन से आते हैं, आपका NAAC हो गया, NBA हो गया और NAAB हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके बारे में भी आगे कि इनका क्या उद्देश्य है ना। फिर यहाँ पर आपका आता है प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग के बारे में, NIRF यानी संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये आपका पिलर है। फिर यहाँ पर हमारा 4th पिलर कौन सा है, आधुनिक प्रतिमान यानी कि मेटा विश्वविद्यालय, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, AIU के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो शिक्षा का केंद्रीय नेटवर्क है, इनके बारे में, इनका क्या काम है, क्या रोल है ना, क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। यहाँ पर इनका फुल फॉर्म लिख देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए, है ना। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, क्या है, यूनिवर्सिटीज, है ना। अब इनका क्या है कि जो आपकी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ का पंजीकरण किया गया। कब किया गया, 1860 में इसका पंजीकरण किया गया, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल हुआ, है ना। क्या हुआ, ये सदस्य के रूप में शामिल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है कि यह उच्च शिक्षा में क्या, यह उच्च शिक्षा में क्या सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है ना। ये क्या है, सूचना आदान प्रदान करने का क्या करता है, ये काम करता है। कौन, AIU, ठीक है, किसमें, उच्च शिक्षा में, है ना। फिर यहाँ पर और प्रशासकों, सदस्य विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की शिक्षाविदों को किसी मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ पर जो भी प्रशासकों में ये सूचना आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक मंच प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कौन करता है, AIU, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रकाशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर और यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका के अतिरिक्त कुछ क्या उपयोगी सूचनाओं को क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है यहाँ पर, है ना। जो आपकी क्या है,
तो साप्ताहिक पत्रिका हो गई और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या, इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर 527 है। कितनी है? 527, जिसमें एसोसिएट सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये पूरे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएट सदस्य कौन कौन से हैं, ये भी शामिल है इसमें। जैसे काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल में है, मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस में है ना। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थिम्पू भूटान में है। फिर मलेशिया मुक्त विश्वविद्यालय है ना, ये आपका मलेशिया में है। तो ये क्या है, ये कुछ आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो एसोसिएट सदस्य हैं, है ना, इसमें जुड़े हुए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वित्त पोषण की बात कर लें तो यहाँ पे इस संघ के सदस्य जो हैं विश्वविद्यालय के वार्षिक, जो ये जो पूरे सदस्य हैं, है ना, ये वार्षिक चंदे से इसका अधिकांश वित्त पोषण करते हैं। ठीक है, जबकि इसकी देख रेख के लिए, किसकी, AIU की, इसकी देख रेख के और इसकी विकास संबंधी जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, जो भी इसका खर्च आता है, एक्सपेंसेस आता है, वो कौन, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान से क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। ये क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आपका क्या है, AIU का काम है। ठीक है, और इसका आपको मैंने बता दिया कि फंडिंग कहाँ से आती है। ठीक है, और क्या इसका उद्देश्य है, ये सारे हमने कोर फैक्ट यहाँ पर बता दिया। इसकी स्थापना के कब हुई और क्यों हुई, ये भी रीजन बता दिया। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक सेकंड मैं देख लूँ कहीं आपका कुछ प्रिंट कट तो नहीं रहा है। नहीं, चलिए। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि संस्थागत गुणवत्ता की नींव प्रत्यायन की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, कि उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्यायन, इनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। शिक्षा के स्तर में सुधार और स्वीकार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया किस तरीके से रही है, यहाँ पर उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। यहाँ पर क्या है, शिक्षण संस्थानों में संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यायन कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की या मीनिंग की बात करें तो ये आप इजीली कह सकते हैं, है ना। इसको अगर हम लिखने पे आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। शिक्षण संस्थानों में संस्थागत स्वीकार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्यायन कहलाती है। इस प्रक्रिया में शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या क्या रखा जाता है कि यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम हो गया, है ना, फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है बार बार भाई, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है आपका बुनियादी ढांचा एवं संसाधन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। परामर्श एवं अनुसंधान, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर शिक्षण अधिगम मूल्यांकन यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कि किस तरीके से मूल्यांकन हो रहा है। विद्यार्थी समर्थन एवं उन्नति, ये आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा नेतृत्व एवं प्रशासन की बात यहाँ पर आ जाएगी। ये सारे क्या है, भारत के कुछ प्रमुख प्रत्यायन संस्थानों का क्या है, वर्णन करते हैं। ये क्या करते हैं, वर्णन है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर प्रत्यायन के जो प्रमुख स्तंभ हैं तुलनात्मक की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पर संस्था है, नैक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन या प्रत्यायन परिषद की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की बात करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पर संस्था हो गई, स्थापना इसकी कब हुई, नैक की, तो जो आपका आता है ना, तो स्थापना 1994 में होती है। ठीक, और फिर इसके बाद आता है आपका ये NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ, ठीक है, ये आपका कब होता है, 1994 में होती है इसकी स्थापना। फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन NAAB, इसकी 1996 में क्या होती है, स्थापना होती है। मूल्य निकाय की बात कर लेते हैं कि इनका क्या रहा है, तो UGC विश्वविद्यालय अनुदान रहा है। इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। चलो एक सेकंड जरा देखिए कि इसका हमने हाँ, चलो इनको ना हम लोग एक एक करके यहाँ पर कवर करेंगे जिससे आपके जो है डाउट जो है वो क्लियर होते जाएं। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, नैक के बारे में देखेंगे, है ना। नैक क्या है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फटाफट चलो कवर कर लेते हैं। तो इससे नैक से पहले हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी स्थापना हुई थी किसकी, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, है ना। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आपकी आती है यहाँ पर, ये जो आपका है ना, इनके NBA में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी UGC द्वारा वर्ष 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। किसके द्वारा, UGC द्वारा इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या था, उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय या कॉलेजों और उनके विभागों, स्कूल, संस्थाओं, कार्यक्रमों आदि का क्या करना, मूल्यांकन करना था, है ना। इनका क्या करना था, का मूल्यांकन करना था। इसकी कार्य समिति में शैक्षणिक प्रशासन, जो आपके शैक्षिक प्रशासक, नीति निर्माता और उच्च शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों के शिक्षाविद शामिल होते थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। ठीक है, नैक की यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक, और अगर इसका मूल्यांकन क्षेत्र की बात आए तो इसमें क्या, जो हमने बताया सामान्य विश्वविद्यालय और कॉलेज में क्या करना, मूल्यांकन करना था। फिर यहाँ पर 1 अप्रैल 2007 से लागू नई पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण अपनाती है। जो प्रथम चरण के मूल्यांकन का आधार उच्च शिक्षा यहाँ पर था, है ना, ये क्या था यहाँ पर, उच्च शिक्षण संस्थानों की क्या है, गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत पात्रता प्राप्त करना आवश्यक होता था। और द्वितीय चरण में यहाँ पर जो इनकी था, इनका द्वितीय चरण में शिक्षक संस्थाओं का विस्तृत मूल्यांकन करना था। ठीक है, ये इनका
काम था। समझ गए आपका? अब फिर यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जिस शिक्षण संस्था का प्रत्यायन नहीं होता है उसे क्या किया जाता है, ग्रेड डी में रखा जाता था, और जिसका मूल्यांकन हो जाता था उसको ए बी सी इसमें रखा जाता है ना। ये चीजें थी इनकी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, गुणवत्ता मूल्यांकन, एकेडमिक वातावरण में सहायता और स्वयं मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुशंसा पर की गई। ठीक है, ये इनका काम था। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ जैसे यूनिवर्सिटी होती है या कॉलेज होते हैं, अब ये ए ग्रेड बी ग्रेड क्या है इनके बता देते हैं कि जो भी आपके हैं, मतलब यूजीसी ने देखा या नेट ने देखा कि भाई आपके यूनिवर्सिटी में जो भी कैरिकुलम है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो क्या है, वो प्रॉपर पॉजिटिव वे में पाया गया है ना। हर एक चीज को क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से आपने करवाया या किया है ना। जो भी रूल्स हैं उसको आपने प्रॉपर फॉलो कर किया है, और जो भी अपने यहाँ जो भी आपने कैरिकुलम है ना एकेडमिक का, वो आपने प्रॉपर मेंटेन करके रखा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पर ग्रेड दी जाती है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ए प्लस प्लस ग्रेड दे दी जाती है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी की एक तरीके से कह सकते हैं कि रेपुटेशन की वो होती है कि मतलब कि ये, हाँ, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पर जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस है, वो क्या है, सही तरीके से है, ये देखा जाता है। और फिर यहाँ पर जो है, जो इस तरीके से उतना क्या है, यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाती है, उसे क्या बी ग्रेड डी ग्रेड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है मूल्यांकन की बात हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस परिषद द्वारा राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित, विश्वविद्यालय में वैश्विक प्रवृत्तियों का संपोषण, प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों में मूल्य व्यवस्था का विकास करना। उनके मतलब कि आपके भाई जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, उनकी वैल्यू को और क्या करना, डेवलपमेंट करना, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और उनका क्या हो, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, है ना। फिर यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, जो इनका मेन उद्देश्य था, इनकी हम बात करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या था यहाँ पर नेक का। है ना, इसका क्या उद्देश्य था, उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना, ये इनका उद्देश्य था। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में एकेडमिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करना, ये था। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में उत्तरदायित्व स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना था। गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अन्य हितधारकों से सहायता लेना था। ये इनका मेन उद्देश्य था, किसका, नेक का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक को कवर करते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, अच्छा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं, है ना। आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किनकी, यहाँ पे कि ये जो आपके हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर ये राष्ट्रीय, अभी तक का हमने किसकी, नेक की बात की, इनका उद्देश्य देखा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है ना। चलो यहीं पे समझा देती हूँ जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इन्हीं के उसमें समझाएंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना AICTE द्वारा वर्ष कब किया गया, 1993
1994 में किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भारत में किसके तकनीकी पाठ्यक्रमों द्वारा आवधिक मूल्यांकन करता है? ठीक है, और संस्थाओं को मान्यता देने तथा मदद करने संबंधित क्या करता है? वर्क करता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा का कार्य राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। ठीक है, ये इनका कार्य होता है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आपके कौन? NAAB, है ना। तो इनके क्या है? राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड, इनकी स्थापना कब होती है? 1996 में होती है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, इस बोर्ड के अनुशंसा पर मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से क्या होता है? वित्तीय पोषण मिलता है ना। इससे जो किससे? मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से क्या दिया जाता है? इन्हें पोषण यानी कि फंडिंग की जाती है। ठीक है, ये इनका काम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। NIRF के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनकी ये कब इस्टेब्लिश हुए था? 2015 में इसकी स्थापना या शुभारंभ कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 2015 में इसका क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। ठीक है, NIRF द्वारा प्रथम बार विश्वविद्यालयों, फार्मेसी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थाओं के लिए प्रथम भारतीय रैंकिंग क्या था? प्रथम भारतीय रैंकिंग दिनांक कब दिया था? यहाँ पर 4 अप्रैल 2016 में पहली बार रैंकिंग दी गई थी। ठीक है, इसके लिए देश के शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन द्वारा प्रत्यायन परिषद यानी NAAC और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। आ गई बात समझ में? इस फ्रेमवर्क में प्रमुख भारतीय मापदंडों जैसे आपके आ जाएंगे यहाँ पर अनुसंधान में श्रेष्ठता, शिक्षण, अध्ययन और विविधता आदि में श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके जो है प्रमुख 5 कौन है? मानक हैं। ठीक है, इसके क्या है? 5 मानक है। ये देखो आपके, ये इसकी 5 मानक हो गए। पहला क्या है आपका? शिक्षण अधिगम संसाधन, ये आपका हो गया। टीचर लर्निंग एंड रिसोर्स हो गया। फिर ये दूसरा आपका क्या है? अनुसंधान एवं व्यावसायिक प्रक्रिया हो गई, रिसर्च एंड प्रोफेशनल, यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई, है ना। फिर तीसरा आपका आता है और स्नातक परिणाम हो गए, है ना, यहाँ पर यानी कि ग्रेजुएशन यहाँ पर आ जाएगा, आउटकम आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चौथा आ जाएगा आपका समावेशित एवं पहुंच। ठीक, फिर 5वां आ जाएगा यहाँ पे अवधारणा आ जाएगा। तो ये इसके क्या रहे हैं? 5 मानक रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलो क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे कि किस तरीके से जो NIRF है 2020 में लीडर बोर्ड
का जो इन्होंने समग्र और एकेडमिक श्रेणियों में इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर क्या रैंकिंग जारी की थी, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया है ना। चलो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2020 नाम से क्या है, जून 2020 में जारी की गई थी। ये कब की गई थी, जून 2020 में, या फिर 11 जून आप 2020 लिख सकते हैं, है ना। यह रैंकिंग मंत्रालय के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो है फ्रेमवर्क के अंतर्गत 9 श्रेणियों में जारी की गई, जिसमें कुल कितने 3771 संस्थाएं क्या थी, यहाँ पर सम्मिलित हुई थी। ठीक है, जो श्रेणीबद्ध इनकी रैंकिंग थी उनमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हुई थी। जैसे आपका आ जाएगा समस्त रैंकिंग की, अगर हम बात कर लें ओवरऑल की, कि ओवरऑल रैंकिंग कैसे आई थी। समस्त रैंकिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास ये आपका आया था। ठीक है, ये सीट्स पे रहा, आईआईटी मद्रास यानी कि रैंक 1 पे रहा है। इस प्रकार यह देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। ठीक, जबकि श्रेणी 2 में कौन आएगा, 2 और तीसरे में कौन आया था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये आपका आया था। ठीक है, और तीसरे में आपका आया था आईआईटी दिल्ली। ठीक, ये इनकी थी रैंकिंग। और समस्त रैंकिंग में 10 में से 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी थी। ठीक है, ये आपकी टोटल, ये आपकी क्या है 10 रैंकिंग हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर विश्वविद्यालय श्रेणी के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। इसमें देखते हैं तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का विश्वविद्यालय क्या था, यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे था। ठीक, सेकंड पे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की बात कर लें। फिर तीसरे पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसी तरह का अगर हम कॉलेज श्रेणी में बात कर लेते हैं तो कॉलेज श्रेणी में पहला कौन था, क्या है, मिरांडा हाउस दिल्ली ये था। फिर दूसरे पे आपका था लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली ये दूसरे पे था। और तीसरे पे आपका जो था हिंदू कॉलेज दिल्ली में, ये आपका तीसरे पे था। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बात कर लें तो जैसे प्रबंधन श्रेणी पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनको अगर हम 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर पहले पे कौन था आपका आईआईएम हो गया, है ना, आईआईएम हो गया। ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, जो कि प्रथम स्थान पर था। फिर यहाँ पर आईआईएम बेंगलुरु था, ये आपका क्या है, और कोलकाता था। तो जो आईआईएम बेंगलुरु है ये आपका दूसरे स्थान पे था, और कोलकाता वाला ये कौन सा है, तीसरे स्थान पे। ठीक है, इंजीनियरिंग श्रेणी की बात कर लेते हैं तो इसमें है आईआईटी मद्रास, वो फर्स्ट श्रेणी में था, है ना, पहली श्रेणी में। आईआईटी दिल्ली दूसरे में था, आईआईटी मुंबई ये तीसरे श्रेणी में था। ठीक है, मेडिकल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल संस्थान की, तो यहाँ पर मेडिकल जो है इस श्रेणी में जो है क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये आपका पहले पे था। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ये दूसरे स्थान पे था। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, बेल्लौर में है, ये आपका तीसरे स्थान पे रहा है ना। फिर यहाँ पर फार्मेसी श्रेणी की बात कर लें तो यहाँ पर जामिया जो है हमदर्द नई दिल्ली ये आपका पहले स्थान पे रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ वो दूसरे पे रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म ये आपका जो है ये आपका तीसरे स्थान पे रहा है।
फिर वास्तुकला श्रेणी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर IIT खड़गपुर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर IIT रुड़की आ गया, तीसरे स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कालीकट, ये आपका तीसरे स्थान पे आ जाता है ना। फिर यहाँ पर विधि संस्थान श्रेणी की बात कर लें तो प्रथम पे आपका आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये आपका पहले स्थान पे आता है। दूसरे स्थान व तीसरे पे अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, और फिर आपका यहाँ पर क्या है नालसर यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये आपकी श्रेणियां रही हैं। ठीक, ये देखो आपका यहाँ पे जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है पूरे इसके बारे में। पहले स्थान पर मद्रास, दिल्ली, मुंबई, है ना। इंजीनियरिंग की प्रबंधन में IIM हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। फार्मेसी में जामिया हमदर्द पंजाब विश्वविद्यालय, है ना, चंडीगढ़, ये आपका आ गया। वास्तुकला में IIT खड़गपुर और सेकंड में रुड़की। फिर यहाँ पर किसकी डेंटल की बात कर लें तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, ये आपका फर्स्ट पे है ना। मणिपाल कॉलेज डेंटल साइंसेस, ये आपका सेकंड रैंक पे है। मेडिकल की बात कर लेते हैं तो एम्स हो गया आपका नई दिल्ली, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या PGIMER चंडीगढ़। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मेडिकल कॉलेज, ये आपका आ गया। विधि यानी कि लॉ की बात कर लेते हैं तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी आपका आ गया। NLU नई दिल्ली, ये आपका सेकंड पे आ गया। तो ओवरऑल जो भी मैंने आपको बताया ये देखिए यहाँ पर सारा आपके ग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी संस्थागत प्रतिभा यानी प्रतिमान की भविष्य की दिशा और विनियामक क्या है चेतावनियां यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जैसे आपका मेटा विश्वविद्यालय हो गए, इनके फीचर्स क्या हैं, है ना। थोड़ा सा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इस तरीके से जो चीजें होती है ना, कुछ चीजें आपके इम्पोर्टेंट होती हैं जो हाईलाइट रहती हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा की एक पहल की थी। क्या की थी? एक पहल की थी। ठीक है, इनका क्या था यहाँ पर मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा भारत में उच्च शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है। यह संचार सहयोग के लिए हमें प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा प्रदान करेगा, जो दुर्लभ संसाधनों के साथ साथ छात्रों को सीमाओं और स्थानों की बाधाओं से क्या करेगा? मुक्त करेगा। ये इनका क्या था? उद्देश्य था। जैसे उदाहरण की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो आपका आ जाएगा दिल्ली में जामिया मिलिया क्या है मिलिया इस्लामिया, है ना, विश्वविद्यालय। भारत में दो ऐसे मुख्य विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा के अंतर्गत 2 वर्ष का मास्टर इन मैथमेटिक्स एजुकेशन संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अच्छा, इनका क्या है कि UGC मेटा विश्वविद्यालय के लिए एक शीर्ष इकाई है जो मेटा विश्वविद्यालय हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है ना। और यहाँ पर है इनका क्या है कि जो जाली विश्वविद्यालय यानी कि फेक है वह विश्वविद्यालय जो UGC अधिनियम 1956 की धारा 22 के का पालन नहीं करते हैं वो कौन होते हैं? फेक यूनिवर्सिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर हम पर डेफिनेशन की बात कर लें तो वे संस्थाएं जो नियमों का घोर उल्लंघन करती हैं वो फेक यूनिवर्सिटी कहलाती हैं। अगर एक लाइन में अगर आप बात करें तो आपकी हमने यहाँ पर आपको पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया है। ये आपका एग्जाम में आ जाता है, पूछता भी है ना। कुछ स्टेटमेंट रख देगा तो पूछ लेगा कि क्या है बताओ। तो ये थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट है, इतना
जब आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे उच्च शिक्षा या फिर ये से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम पढ़ेंगे। इसमें हम लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि इसमें आपका जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT ये के माध्यम से कैसे है ना, राष्ट्रीय रिसर्च क्या है, प्रोसेसिशिप क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल कॉलेज नेटवर्क क्या है, यंत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए हमें लगता है कि इतना ही रखते हैं। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एकदम टू द पॉइंट, अगर आप उठा के अपनी बुक देखेंगे ना सिलेबस की, जो किसी भी आप राइटर के लेके देखेंगे तो एकदम डिट्टो मैंने सिलेबस को ही कवर किया है, इधर उधर मैंने कुछ भी कवर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस से ही पूछता है। आपके एग्जाम में बस क्या करता है ना कि क्वेश्चन को घुमा देता है और उसी को हम लोग क्या समझते हैं, अरे भाई क्वेश्चन तो बाहर से आया था। भाई एक बात बताइए, यूजीसी है ना, उसका एक सिलेबस है। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की है, आपके एग्जाम में जैसे अदर एग्जाम में पूछ लेता है करंट अफेयर्स, आप में क्यों नहीं पूछता है? सोचा कभी? क्योंकि आपका जो है ना एक क्षेत्र है, आपका जो है कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना है सेम उसी डायरेक्शन से आपको पूछता है। बस क्या करते हैं ना, क्वेश्चन घुमा के पूछता है और वहां हम लोग क्या सोच लेते हैं, क्वेश्चन अलग से आया था। नहीं भाई, आपके सिलेबस से ही आया था। ठीक है, बस क्या है कि इसका पूछने का तरीका अलग होता है। तो वही चीजें आपको भी सीखनी है ना। तो हम अभी तक का अगर चैनल को किसी ने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं जो भी आपको कंटेंट दे रही हूँ विलेब में आपका ऑथेंटिक कंटेंट है, एकदम परफेक्ट है, डिजाइन किया हुआ। तो आप इसे बस पढ़ लो, है ना। मैं एक और भी चीज़ें करने वाली हूँ थोड़ा सा, कि मैं एक काम करती हूँ कि आप लोगों को ये इसके साथ साथ जो है एक पूरी वन लाइनर जो मैं बोलती हूँ उसकी भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करती हूँ, पीडीएफ बनाकर देने वाली हूँ, है ना। देखिए मेरे पास क्या है ना कि अभी रिसोर्सेस कम है कि मैं आपको बोर्ड पर लिख कर पढ़ाऊँ। वो भी टाइम आएगा जब मैं आप लोगों के साथ लाइव में लाइव क्लास भी लूँगी, बोर्ड पे लिख कर भी पढ़ाऊँगी, है ना? वो भी आएगा। अभी एक्चुअल में मेरे पास जो है थोड़ा-सा रिसोर्स का मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें मुझे करनी है, जिससे थोड़ा टाइम लगेगा। बट क्या है ना कि अभी जो मैं कंटेंट दे रही हूँ उस पे आप लोग फ़ोकस करिए। जून 2026 में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपके पास टाइम कम है तो आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस आपका छोटा नहीं है, सिलेबस आपका समंदर है। यूजीसी नेट जो है, यूपीएससी का जो आपका ऑप्शनल है ना, उससे भी बड़ा है, समझ लो। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस लेवल का आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करनी है। और पेपर 1 तो आपका हाई है, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको अपने पेपर 1 पे कमांड अच्छी पानी है। क्योंकि जो आपका देखो, आपका जो पेपर 2 है ये तो आपका है ही है, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 पे कमांड अच्छी करनी ही करनी होगी, तभी आपका जेआरएफ निकल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए और मुझे खुशी भी होगी कि आप लोग अगर हमसे क्वेश्चंस पूछें, आप हमसे क्वेश्चंस पूछिए। आप अगर हमसे रात में मैं मैसेज मुझे करेंगे ना अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज विद यू। बट अगर आप मुझसे कोई फर्जी की बात करने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे पास उसके शायद मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे और बेटर तरीके से आपको समझा सकूँ। उसके लिए उस पे मैं मेहनत करूँगी, है ना? आप इधर-उधर की अभी जो आपका टाइम है ना, उस पे क्या है, अपने एम पे फ़ोकस कर लीजिए। जब टाइम आपका बीत जाएगा ना,
तब आप ये सोचेंगे कि अरे यार, लास्ट में अगर मैंने उस टाइम पे मेहनत किया होता ना, तो आज मैं यहाँ पर होती या होता। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भटके ना, आप अपने एम पर फ़ोकस करें, ठीक है? टाइम बीत जाएगा, जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको कोई और नहीं देगा। तो आप लोग अपने एम पर फ़ोकस करें, जो भी आपका जून 2026 का है, उस पे आप लोग फ़ोकस करिए, और भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन वो तभी चाहेगा जब आप मेहनत करेंगे, है ना? तो आप अपने पे मेहनत करिए, अपने पे भरोसा करिए कि हाँ, मैं कर लूँगा। रोज़ आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप ही चलो ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया, अगर आप कंटेंट पढ़कर भी कर रहे हैं ना, तो भी आपका कवर होता जाएगा। आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं, आप अपने समझने के लिए पढ़िए, क्योंकि देखिए, एक आप प्रोफ़ेसर बनेंगे आगे चलकर, तो आप मान लो आप प्रोफ़ेसर बन रहे हैं, तो आप जब आपके पास वो नॉलेज नहीं होगी समझाने के लिए, तो आप बच्चों को क्या समझाएँगे? वहाँ पे जो स्टूडेंट आएगा ना, वो ये मान के चलिए कि 80 प्लस आएगा। तो 80 जो आपका 18 प्लस अगर एज का स्टूडेंट आ रहा है, वहाँ पर 22 भी हो सकता है, 25 तक के भी स्टूडेंट आते हैं, है ना? तो उनको आपको समझाना है, वो एक तरीके से कहीं न कहीं उतना तो मैच्योर होते हैं जितना जो आपको समझाना है। भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन आप पढ़ाने वाले हैं, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लोगों को पढ़ा सकेंगे, है ना? तो ये रहा आपका, ये बार-बार कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर आपके खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप कितना अपने आप से मोटिवेट होते हैं। मुझे किसी की गाइडेंस की नीड नहीं होती है। मेरे शुरू से मुझे जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो शुरू से ही मैंने अपने आप को एक लेवल पे देख लिया था कि मुझे इस लेवल पे जाना है। मेरे अंदर से ये गट्स निकला था कि यार, जब मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाती हूँ, तो कोई दूसरा मुझे कैसे मोटिवेट कर सकता है? तो मैंने अपनी पढ़ाई को चूज़ किया, है ना? तो इसी तरीके से आप भी अपने आप से ही मोटिवेट हो सकते हैं। किसी की रील्स देखकर, किसी की वीडियो देखकर आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपको आपसे ही मोटिवेट होंगे। तो चलिए, आज ने मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेक्चर दे दिया, मोटिवेट कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, आप लोग बस अपनी तैयारी ज़ोरों-शोरों से शुरू कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके कलीग हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस मौके का फ़ायदा उठाने दीजिए, है ना? तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप मुझे टेलीग्राम जॉइन करके आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके आप मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हैं, है ना? बहुत जल्दी मैं आपको नंबर भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोग वहाँ पे भी मुझे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।